जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज बीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम ये देखते हैं। ठीक है, हमारा क्या क्या समाप्त हो गया है ये हम पहले देख लें। आज हमारा समाप्त हो गया है साइंस, समाप्त हो गया है। आज हमारा हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, यानी एनसीईआरटी वीडियो तो हो गया है। आज पूरा हम मॉडर्न देख लेंगे। मॉडर्न में हम देखेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, रियासतों का एकीकरण और विविध, ये हमारा 3 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और हम हमारा बिहार सामान्य ज्ञान ये भी समाप्त हो गया है, भूगोल समाप्त हो गया है यानी ज्योग्राफी, और हमारा पॉलिटिकल साइंस समाप्त हो गया है, पॉलिटी भी हमारा ये समाप्त हो गया है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है, यानी मुद्रा, बैंकिंग एवं कर प्रणाली, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। आज हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का 1-2 क्लास में ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के यानी आज डे 28 क्लास है, यानी 28वां क्लास है। तो हमारा क्लास पूरा मान लीजिए आप 30 क्लास में पूरा ये बीपीएससी का सिलेबस हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स का आप रिवीजन करते रहिए, बस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और बिहार करंट अफेयर जल्द ही आपको हो सकता है कि 5-10 मिनट के लिए डेली मिले, या संडे को या सैटरडे को, इस सैटरडे को बिहार करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार करंट अफेयर्स भी देखना है। अभी अभी आपको करंट अफेयर्स में जो करंट अफेयर्स जो पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, समझिए उसमें से अगर 15 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स के रहेंगे तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आपको एकदम निश्चित है कि लड़ी जाएंगे, एकदम निश्चित है कि वो वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। बस क्या करना है, करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, अच्छे से ये क्लास कर लीजिए। पूरा क्लास इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, रिजल्ट बेस्ड कोचिंग चैनल पे। लोगो ये है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी क्लास पे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। इस चैनल पे एक बार आप विश्वास करके देखिए, देखिए आप बस जितना पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते जाइए। देखिए इस बार आपका पीटी हो जाएगा, अभी कोई लेट नहीं हुआ है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे डे 1 से। आपको बस टॉपिक देंगे, और टॉपिक देंगे उसके बाद आप क्या कीजिए, उसी को फिर जाके हमारा क्लास कर लीजिए, वहां से काम बन जाएगा आपका। तो यहाँ ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम आज देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय और मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है, ये देखेंगे, और रियासतों का एकीकरण हम देखेंगे आज हम, वो देखेंगे, और विविध देख लेंगे, यानी हमारा आज हिस्ट्री भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज टॉपिक चैप्टर का ही नाम है क्या है कि भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा को बंद कराने में किस लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था, यानी किसने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था उसके टाइम में सती प्रथा बंद हुई थी। ठीक है, और उनका सहयोग किसने किया था, तो उस समय थे राजा राम मोहन राय ने इनका सहयोग किया था। ठीक है, यानी देखिए सती प्रथा अगर देखा जाए तो समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में, और नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। ये भी ध्यान में रखना है कि किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। और किस नियम के तहत हुआ था, तो नियम 17 के तहत इसको समाप्त किया गया था। यानी नियम नियम 17 के तहत क्या किया गया था, इसको समाप्त किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। और इसमें बेंटिंक का सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ये कभी पूछ सकता है कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कब हुआ था, 1829 में। किस नियम के तहत हुआ था, नियम 17 के तहत समाप्त किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, यानी कौन सा गवर्नर जनरल था जिसमें कोलकाता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के काल में क्या हुआ था कि ये तीनों यानी कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के काल था वर्ष 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और इन विश्वविद्यालयों की स्थापना वुड्स डिस्पैच 1854 के आधार पर किया गया था। जो वुड्स की शिक्षा नीति थी उसी के आधार पे 1854 में किया गया था, यानी वुड्स डिस्पैच के आधार पर किया गया था। और वुड्स डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत भेजा गया था, और वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, कब आया था, तो 1854 में आया था। कौन सा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ये आया था। ठीक है, और कैनिंग के काल में ही क्या हुआ था, देखिए कैनिंग के काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था 1857 का विद्रोह, तो इसी के काल में यानी कैनिंग के काल में ही 1857 का भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, और डलहौजी के काल में वुड डिस्पैच आया, 1854 में आया। और डलहौजी के काल में ही रेलवे की शुरुआत हुई, यानी भारत में रेलवे यानी सबसे पहले रेल इसी के काल में 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में इसी के काल में चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था विलियम बेंटिक ने? तो अभी बताए थे सती प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल 1829 में किया था। दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, और ये दास प्रथा का उन्मूलन इसने नहीं किया था, ठीक है। और इसमें क्या किया था? धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी किया था। और ठगों के संगठित गिरोह का दमन, हाँ ये किया था। यानी सही उत्तर का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, ठीक है। यानी 1, 3 और 4 ये सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार कौन कौन से थे? तो सन 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था, ठीक है, पहली बात। और ठीक है, और दूसरी बात कि इसके काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कर्नल स्लीमन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया गया। और उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था, ठीक है। और अगली इसमें हुआ था कि 1832 ईस्वी में धर्म परिवर्तन से होने वाली सभी अयोग्यताओं को समाप्त कर दिया गया था। जबकि दास प्रथा उन्मूलन बेंटिक ने नहीं किया था। कौन किया था? लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ये भी पूछेगा कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1843 में एक्ट 5 के तहत हुआ था, ठीक है। और ये था विलियम बेंटिक के काल में मतलब कौन 3 काम किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिंध विजित कर उस पर अधिकार कर लिया था? तो किसने किया था? तो नेपियर ने कर लिया था, ठीक है, नेपियर। यानी नेपियर ने सिंध को विजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। देखिए सिंध में उत्तराधिकारी के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया। और जब अमीरों ने इसका विरोध किया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया गया और पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बनाकर सिंध से निर्वासित कर दिया गया। और सन 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन में मिला लिया गया और चार्ल्स नेपियर इसका प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है, चार्ल्स नेपियर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय कौन था? तो ये लॉर्ड लिटन था। यानी पहला दिल्ली दरबार जब हुआ था, इसमें दिया नहीं है कि कौन था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार पूछा है तो पहला ही हम देखेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन था, ठीक है। अब देखिए पहला दिल्ली दरबार के आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। 1876 से लेकर 1880 तक था ये। और इस दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। और इसमें उनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई। किसको? महारानी विक्टोरिया को, ठीक है। और दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय था करजन। 1899 से 1905 तक करजन था। तो दूसरा दिल्ली दरबार। और तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 में आयोजित किया गया। उस समय भारत का वायसराय था कौन? हार्डिंग द्वितीय। कब हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था? 1910 से लेकर 16 तक, ठीक है। और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर गई, यानी तीसरा दिल्ली दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? कौन से वायसराय था? तो लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो को क्या किया गया? अंडमान द्वीप समूह में घूमने गया था, मार दिया गया छुरा, और छुरा मार के इसको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत बढ़िया काम किया गया, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड मेयो 1869 से 72 को अंडमान द्वीप समूह पर शेर अली अफरीदी नामक एक व्यक्ति ने छुरा मारकर हत्या कर दी। और सर जॉन लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। और मेयो द्वारा किए गए कार्य क्या क्या है? तो 1872 में जनगणना का प्रारंभ किया गया। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। और 1875 में राजकुमारों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की गई। और बंबई और मद्रास में नमक कर में वृद्धि कर दी गई। और मेयो ने बजट घाटे को कम कर दिया गया और आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। ये चीजें मेयो ने किया था। क्या किया? 1872 में जनगणना का कार्यक्रम आरंभ किया था, इसी काल में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि जनगणना अभी शुरू है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के काल में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। आइए अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें तो हमारा क्या है कि देशी राज्यों के संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियों की सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था?
तो स्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो कौन सा? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, यानी देखिए अगर देखा जाए देशी रियासतों के साथ संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से लॉर्ड कर्जन ने परिभाषित किया था। और लॉर्ड कर्जन के काल में प्रमुख घटनाएं हुई थी। क्या क्या हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन का भारत में वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक था। इसके काल में क्या क्या हुआ ये देखिए। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 आया, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 आया, रेलवे आयोग की नियुक्ति 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में की गई, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किया गया, और स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कैनी के काल में ये एक काम हुआ, ये आपको विशेष ध्यान में रखनी है। ठीक है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए आप। ठीक है, तो इल्बर्ट, इल्बर्ट किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट था यानी इल्बर्ट लॉर्ड रिपन से था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। रिपन लिटन। ठीक है, और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किसके काल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। और प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके काल में आया था? तो कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक अधिनियम आया था। ठीक है, देखिए इल्बर्ट बिल किसके काल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। द्वितीय अफगान युद्ध 1800, द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के काल में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के काल में। और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखिए भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के रूप में तब शुरुआत हुई जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया, और चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, और यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की को रिपोर्ट करना था। ठीक है, तो ये थी हमारा। तो क्या कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें क्या कर दिया गया? उसमें 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। तो अगर इसमें विलियम बेंटिंग दिया होता तो विलियम बेंटिंग हम इसका आंसर मान लेते। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? तो भारत का भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बार बार याद कर लेनी है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आइए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल के द्वीप शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? यानी बंगाल में जो द्वीप शासन प्रणाली थी किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वीप शासन प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, अब देखिए द्वीप शासन मतलब द्वैध शासन। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में किया था। और इसके अंतर्गत क्या होता था? देखिए इसके अंतर्गत क्या होता था कि कंपनी की दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी। ठीक है, और क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। और क्लाइव ने प्रवर समिति को लिखा था कि यह नाम, यह छाया आवश्यक है, उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। और द्वैध शासन के जनक थे कौन? लियो कार्टिस। द्वैध शासन के जनक लियो कार्टिस थे। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। देखिए द्वैध शासन सीधा सीधा समझिए क्या होता है। मान लीजिए आपको घर का मालिक बना दिया गया कि आप घर के मालिक हैं। ठीक है, और आपको घर के मालिक बना के और आपको क्या किया गया? 1 रुपए नहीं दिया गया। ठीक है, रुपए नहीं दिया गया, लेकिन वास्तविकता में पूरा आपके नातेदार, रिश्तेदार, घर वाले जान रहे हैं कि आप घर के मालिक हैं। घर के मालिक है तो आपके पास भी पैसा होगा, लेकिन जो इकोनॉमी का स्रोत है, जो पैसा का स्रोत है, वो कोई और ले लिया है, तो आप अपने घर में काम कर नहीं पाएंगे। जब आप अपने घर में काम नहीं कर पाएंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, मालिक बदनाम हो जाएगा। और फिर क्या होगा? और जो इकोनॉमी संभाल रहा है वो बोलेगा ये बेकार आदमी है, इसको हटाओ। तो जनता पहले ही इसी में यही अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो वहां के राजा थे उनको वास्तविक बना दिया कि तुम क्या हो, यहाँ के हेड हो, और जो पैसे के स्रोत था वो सब अंग्रेज लेते थे। तो बेचारा वहां का राजा क्या कर सकता है? राजा के मतलब राजा क्या होगा? जनता के बीच में फेमस नहीं होगा, जनता के बीच में राजा बदनाम हो जाएगा। राजा बदनाम हो जाएगा तो लोग सोचेंगे इससे बढ़िया राजा, इससे बढ़िया अंग्रेज ही है। और अंग्रेज क्या किए? उसी से अपने से अनुभूति लेकर
दय शासन हटाए और डायरेक्ट बंगाल पर फिर कब्जा कर लिए। 1771 में जब हुआ आएगा वारेन हेस्टिंग, तो 1772 में जब 71-72 में आया तो सीधे खत्म हो गया बंगाल में, दय शासन भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी दय शासन। दय शासन व्यवस्था में दो लोग शासन चलाते हैं। पहला एक राजा चलाता था, एक अंग्रेज चलाते थे। राजा नाम मात्र का था, अंग्रेज वास्तविकता में थे, बस अप्रत्यक्ष रूप से थे, वही ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, यानी लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। और इसी के कार्यकाल में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ था, क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? कैनिंग के काल में, हमने बताया था 1857 में किया गया था, और कैनिंग का काल 56 से 62 था। ठीक है, तो ये किया गया था। और अब देखिए 1857 का विद्रोह का काल कैनिंग के काल में हुआ था। भारत का उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई इन्हीं के काल में। और सॉरी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में कैनिंग के ही समय में हुआ था। और इसके ही काल में नमक पर कर लगाए जाने का सुझाव रखा गया था, ये कैनिंग के काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी ठगों का उन्मूलन उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन था? तो कर्नल स्लीमन था। ठगों का जो उन्मूलन हुआ था कर्नल स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। यानी देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था और स्थानीय रियासतों को भी इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और कर्नल स्लीमन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया तथा अनेक ठगों को फांसी तथा आजीवन कारावास दिया गया, जिसके चलते 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। ठीक है, यानी जो ठगों का उन्मूलन का नेतृत्व किया था कर्नल स्लीमन ने किया था, यह भी देखना है। और विलियम बेंटिंक के काल में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो कौन थे? तो लॉर्ड लिटन था। यानी लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया था। ठीक है, अब देखिए 1861-62 में, यानी 1862 से लेकर 1872 तक ब्रिटिश भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया और लॉर्ड लिटन के आते ही अग्रगामी नीति अपनाई गई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर दिया गया। परंतु परिस्थितियां बदलने पर लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है, ये अंग्रेज यही करते थे। एक आता था, इसका देखिएगा वायसराय ऐसे ही आते हैं, गवर्नर जनरल जो आते थे, एक आएगा कि भारत में आके चपलूसी करेगा और उसके बाद जो आएगा वो तुरंत फिर क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाता था। फिर आता था अगला चपलूसी कर देता है। यानी भारतीयों को समझ में नहीं आता था कि अंग्रेज हितैषी है कि दुश्मन है, क्योंकि जब समझ में जब तक आया तब हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन चला, जब समझ में आया तो, नहीं तो ये ऐसे ही करते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, यानी ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? यानी कह रहा है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो कौन थे? तो मार्ले मिंटो 1919 में। यानी ब्रिटिश भारत ने 1909 में, सॉरी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 था। ठीक है, यानी देखिए ब्रिटिश भारत में 1909 में अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया और इसे मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था। और पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना, यही सुविधा ने कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन विषाक्त कर दिया। और वायसराय मिंटो ने लिखा था, याद रखना, पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। और देखिए इसी का परिणाम था कि जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, इसी लॉर्ड मिंटो यानी मार्ले मिंटो का ही परिणाम था। पृथक निर्वाचन 1909 में दिया और यहीं से ये पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, पाकिस्तान बनने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना की गई थी? तो कौन था? तो 1919 का अधिनियम था। ठीक है, यानी देखिए 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, के द्वारा भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 व ज्यादा से ज्यादा 12 कर दी गई और भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। यानी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया था और आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। और क्या कह रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी सी राजगोपालाचारी थे, ये भारतीय थे, ठीक है। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल भी वही बने थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, और अंतिम वायसराय भारत का कौन था? तो माउंटबेटन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसका आंसर स्टार लगा दिया। देखिए क्या हुआ है इसमें, आयोग के ऊपर अब एक हो जाता है क्वेश्चन। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। कहाँ का? बंगाल का। और देखिए, राजस्व बोर्ड का गठन, बनारस की संधि, एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना आदि इसके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं हुई थी। हेस्टिंग भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर वर्क के महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया था। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, यही प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये बंगाल का जो वारेन हेस्टिंग है वो बंगाल का गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग वही मारना है आपको। अगर विलियम बेंटिंग नहीं है तो हेस्टिंग को आप कर दीजिएगा, बाकी आयोग के ऊपर है कि क्या वो आंसर देता है। बाकी ये क्वेश्चन हट ही जाएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी प्रथा घोषित कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, विलियम बेंटिंग को 1828 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और सामाजिक सुधारों में बेंटिंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। उसने 1829 में सती प्रथा का अंत किया। 1830 में कर्नल स्लीमन और स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त किया, बाल हत्या को प्रतिबंधित किया और उसके समय में मैकाले की सिफारिश के बाद अंग्रेजों को शिक्षा का अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर दिया गया। यानी मैकाले की शिक्षा नीति इसी के काल में आया था और अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कैडेट कार्पर्स की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यानी देखिए, इसमें क्या था कि देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कार्पर्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और किचनर से विवाद के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और कर्जन 1903 ईस्वी में वायसराय पद से निवृत्त होने पर वह कोलकाता निगम का महापौर होना पसंद करेगा, ये बोला था उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में ये पारित किया गया था। अब देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया था और कर्जन के भारत आने से पूर्व यहाँ भयंकर अकाल पड़ा था जिसे यहाँ की जनता त्रस्त थी और उन्होंने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया था और उसे यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था और किसानों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी समितियों की स्थापना की थी। सिंचाई की व्यवस्था सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर मान क्रिप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता था? सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। यानी द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को, ठीक है। द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर पास रखेगा और आंतरिक शांति व्यवस्था और फौजदारी न्याय अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था और इस व्यवस्था से अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था और इसी को क्या किया गया? द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है, ठीक है। यानी कह रहा है कि द्वैध शासन का जनक कौन है? तो सर लियोनिस कार्टिस है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? हमने क्या बताया था कि राजस्व वसूली और दीवानी न्याय गवर्नर के पास था और आंतरिक व्यवस्था यानी सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था गवर्नर के उसके मतलब जो राजा होता था उसको दे दिया गया था, ठीक है। ये छोड़ दिया जाता था तो जो पैसे नहीं रहेगा तो सुरक्षा क्या करेगा, ठीक है। तो उसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। अंग्रेज बदनाम करने के लिए लेकर आए थे और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहेगी
रहते रहे होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहयोगी बनूं। यह किसने लिखा था? किसने लिखा था? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते ही इसको हम शांति प्रिय निधन में इसका हम सहयोग करें। कर्जन ने लिखा था। ठीक है, तब तक उसी का हो गया। देखिए, तो एक ये बात जो थी वो उपयुक्त कथन कर्जन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज था, 1916 से 22 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा? लॉर्ड लीटर के काल में। ठीक है, लीटर के काल में राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? कौन सा साल था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी एवं ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। और क्या हुआ था कि लॉर्ड नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित इस एक्ट ने भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है, यानी क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पर का आधार बनी थी। ठीक है, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय क्षेत्र में दर्ज शासन प्रणाली स्थापित करना था और इससे प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, आरक्षित, हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और कार्यकारिणी द्वारा, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अध्यादेश और वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल के पास ही रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है, सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, यानी अगर इनके बारे में देखें तो ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम भी थे, अंतिम भी थे। ठीक है, और ये क्या थे? भारतीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, कौन गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित था। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 ईस्वी तक लागू रही थी और इस नीति में मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और बेलेजली संबंधित थे। और इस नीति के तहत क्या किया जाता था कि कंपनी ने अपने राज्य के चारों मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया और बेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के संबंध में परिवर्तन आया और सॉरी, बेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसे भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लेने का प्रयत्न किया था। यानी ये क्या करता था? सुरक्षा प्रकोष्ठ में यानी राजाओं के क्या बोलता था? राजाओं को सुरक्षा देता था। राजाओं को बोलता था तुम आर्मी रख लो और उसके बदले में तुम थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहना, तुम आर्मी रख लो ताकि तुमको सुरक्षा रहे, और धीरे धीरे उसी आर्मी से उस राजा पे कैप्चर करा लेता था। यही इनकी नीति थी। ठीक है, ये बहुत मतलब क्या कैसे लोग थे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था। तो किसने? लॉर्ड लिंगस्को के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब देखिए अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ था और एक श्वेत पत्र जारी किया गया था जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया और इस समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिंगस्को थे और इनके सुझावों के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतों को प्रशासन में स्वायत्त शासी इकाई माना गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि भारत के संवैधानिक समाधान के लिए स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स भारत का दौरा करेंगे और रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया था। ठीक है, जो दलितों से संबंधित था और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी से पहले भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी?
तो मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग बनाया जाए, ठीक है, ये प्रार्थना की थी, ठीक है। बंगाल विभाजन, देखिए इसमें क्या हुआ, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति यानी पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी और मुसलमानों को 1909 में के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत स्वीकार किया गया, कब? 1853 में स्वीकार किया गया, यानी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के आधार पर सरकारी नागरिकों की सेवाओं में भर्ती को सिद्धांत स्वीकार किया गया और इसकी देख रेख के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कौन था? तो 1786 का एक्ट था, ठीक है। यानी देखिए क्या हुआ था कि 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था और ये इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के मुख्य सेनापति की शक्तियां भी कॉर्नवालिस को दे दी गई थी और ब्रिटिश सरकार ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इस एक्ट ने क्या किया, भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की थी। इसे बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट को सिविल, आपराधिक और नौसेना धार्मिक मामलों की अधिकारिता प्राप्त थी। अब देखिए 1793 में चार्टर ने कंपनी के व्यापार के अवधि को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और खाली छोड़ दिया गया चाय और चीनी में, यानी कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया चाय और चीनी को छोड़कर, चाय और चीन के साथ छोड़कर, और कंपनी का एक अधिकार बना रहा और ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। चाय और चीन को छोड़कर ये दोनों से व्यापार करे कंपनी, उसके बाद 1833 में ये भी खत्म कर दिया गया, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि किया था और लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था, जिसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी रियासतों के अपने अधीन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है, यानी वारेन हेस्टिंग ने किया था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि क्लाइव द्वारा बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कर दिया, जिसे 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया और वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तभी सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बिहार में? तो 1774 ईस्वी में, ठीक है, 1774 में की गई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, ठीक है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, यानी कंपनी सीधे रेगुलेट हो जाए, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या थी कि कंपनी का संचालक समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचों को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था और इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया और 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया और इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 ईस्वी में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1878 का वर्ना कुर्नल प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, ठीक है। यानी जो 1878 का वर्ना कुर्नल प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने लाया था उसको 1882 में रद्द कर दिया गया, किसने रद्द कर दिया? यानी लॉर्ड लिटन ने रद्द कर दिया, ठीक है, सॉरी रिपन ने 1878 में
यानी 1878 में बर्मा कुरल प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में से रद्द कर दिया और लीटन ने लेकर आया था। रिपन रद्द किया और लीटन लेकर आया था। 1878 में लॉर्ड लीटन ने बर्ना कुरल प्रेस एक्ट अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया और इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गए थे। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा कि बर्ना कुरल प्रेस एक्ट किसके काल में आया था, तो लीटन के काल में आया था। किसने रद्द किया था, तो रिपन ने रद्द कर दिया था 1882 में। ठीक है, और ये क्या था, तो प्रेसों पे अनुचित यानी प्रेसों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेस एक्ट आया था। हमें से यही पता चल रहा है प्रेस एक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। ठीक है, 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम पारित किया गया था और भारत और प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पाउंड निश्चित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, तो किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, यानी भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, तो किसके समय, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और गया और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1784 में ये पारित हो गया था। ठीक है, 1784 में। यानी देखिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभावों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित किया था और इसमें कंपनी को व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ था, प्रतिफल था, किसका प्रतिफल था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का ये प्रतिफल था। ठीक है, यानी देखिए 1919 में 1919 के ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहते हैं और इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे और इस अधिनियम की मुख्य बात विशेषताएं क्या थी कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत करना। दूसरा थी कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्थाएं थी और वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज साधन सम्मिलित थे, क्योंकि हस्तांतरित विषय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि सम्मिलित था और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था, यानी किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया कर्जन के द्वारा, तो 1904 में पारित किया गया था। ठीक है, यानी लॉर्ड कर्जन 1902 में थॉमस रैलिक की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था जिसकी सिफारिश 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट द्वारा एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया था, 1877 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में घोषित किया गया और वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि और भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और कार्यभार ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया और इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा और महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई कि जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में पढ़ा गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ये था, यानी हमारा जो टॉपिक था भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम आएंगे यानी रियासतों का एकीकरण में। आइए रियासतों का एकीकरण थोड़ा सा हम देख लें, तो रियासतों के एकीकरण हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको बस जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ के और एक्सप्लेनेशन पढ़ जाइए, अच्छे से आप कर जाइए, देखिए आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अब थोड़ा सा जो बुक बताया उसको मिला के पढ़ जाइए, एकदम 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता था, तो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यानी 1825 ईस्वी में मुंबई में जन्मे दादा भाई नौरोजी मोहन यानी महान बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, समाज सेवी, उदारवादी नेता के साथ कपास व्यापारी भी थे।
जिन्हें भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उग्रवादी दल से ब्रिटिश संसद 1892 के आम चुनाव जीतकर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रमित क्रम क्या है, तो इसका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी देखिए इंडिगो इंडिगो यानी नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। पाटनी आंदोलन, इसकी कोई डेट नहीं है। दक्कन दंगा 1875-76 में हुआ था, और पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन 1900 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, यानी यहाँ खाली स्थान है, जवाहरलाल नेहरू यानी एस गोपाल जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, एस गोपाल ने लिखा था। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस के औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ मोड़ आया, और में शब्द जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और लेखक एस गोपाल द्वारा कहे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी भारत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बातों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम उदार दिवस कब मनाया गया था, तो 1939 में। ठीक है, यानी डायरेक्ट एक्शन दिवस कब मनाया गया था, तो 1946 में। ठीक है, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा 1939 में, यानी अक्टूबर 1939 में 29-30 अक्टूबर को, और जो मुस्लिम उदार दिवस था वो दिसंबर में मनाया गया था। ठीक है, दिसंबर और ये अक्टूबर, और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 में। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और ये देखिए डेट सहित आप याद कर लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा 29-30 अक्टूबर 1939 को, मुस्लिम उद्यार दिवस 22 दिसंबर 1939 को, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को 17 अक्टूबर, और डायरेक्ट एक्शन दिवस 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। आनंद भवन कहाँ है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी आनंद भवन कहाँ है, प्रयागराज का 3, साबरमती 4 यानी अहमदाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसमें आंसर देख लेते हैं हम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2। ठीक है, आनंद भवन प्रयागराज, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जलियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथ कथी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था, तो कौन था, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, यानी 1877 के शाही दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसे गणेश वासुदेव जोशी ने स्वयं हाथों से बुने सूतों के खादी वस्त्र पहनकर उपस्थित हुए थे, और इसी दरबार में ब्रिटिश महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। यानी देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, और सरदार पटेल ने छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में करा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1927 में बटलर कमेटी की उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। ठीक है, जो 1927 में सरकार के भारतीय रियासतों समिति अथवा बटलर समिति की नियुक्ति की गई, और इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया था, तो किसको नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। यानी ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया था, जबकि सिंध, अवध और सतारा का विलय अलग अलग काल में अलग अलग गवर्नर जनरल के द्वारा कर दिया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में कर दिया, जबकि सतारा का विलय 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में हो गया था,
और व्यापक सिद्धांत के तहत इसको कर दिया गया था। और व्यापक सिद्धांत के अनुसार विलय प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य सतारा ही था। और इस सिद्धांत के तहत यानी व्यापक सिद्धांत के तहत विलय होने वाले अन्य राज्य थे जयपुर, संबलपुर 1849, बाघाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध का विलय 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्यों में मिला लिया गया। और पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में कर दिया गया था। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन बताया हूं ना राज्यों का विलय कब हुआ, ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। यानी भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी यानी आचार्य विनोबा भावे जी क्या किए थे? यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। आइए देखते हैं कि भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली वर्तमान तेलंगाना में स्थित स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन के लिए चलाए थे। और इनका मानना था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो सकता, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसे सफल किया जा सकता है। ठीक है, तो भूदान आंदोलन कौन शुरुआत किया था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है विविध, यानी आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक विविध चल रहा है, तो विविध को भी देख लेते हैं। तो आइए हम विविध का टॉपिक देखते हैं। इसमें सब मिसलेनियस में सभी लगभग विविध मतलब हर पूरा चैप्टर का इसमें एक सार हो जाता है कि छोटा छोटा चीजें पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने किस प्रकार मदद की थी। यानी राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो ये था उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी देखिए कैसे राष्ट्रीयता की भावना आई थी। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें एक नहीं होगा, अधिक तो होगा ही। ठीक है, तो देखिए इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने का विशेष योगदान, इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों के संघर्ष का आह्वान करने तथा इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों तथा भारतीयों को पिछड़ा और आदिम और खुद का शासन करने में असमर्थ रूप से चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों का गौरव करने का आग्रह किया गया। ठीक है, और जागरूकता का माध्यम बने। ठीक है, तो यानी क्या क्या किया गया इसके लिए? पहला किया गया कि ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। यानी बताया गया कि ब्रिटेन वाले ये जो अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज भारतीयों को लूट रहे हैं और इनके लिए हम लोग क्या करें? संघर्ष स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये करके लोगों को मोटिवेट किया गया कि भाई संघर्ष करो। दूसरा किया गया कि इतिहास की पुनर्व्याख्या किया गया और अंग्रेजों को यानी क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा मतलब इतिहास की व्याख्या करके बताया गया कि अंग्रेज हम लोगों को भारतीयों को क्या समझते हैं? यानी पिछड़ा समझते हैं। और हमारा प्राचीन इतिहास अगर देखा जाए, हमारा गौरवशाली देखा जाए तो हम इनसे आगे थे। ये सब करके मोटिवेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र में आरंभ किया था। ठीक है, पवनार महाराष्ट्र में। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को ईस्वी को आचार्य विनोबा भावे ने पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध में अपनों को अलग सिद्ध करने के लिए आरंभ किया था। और यह विचारधारा गांधी जी की थी और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया और इसके अध्यक्ष थे भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। और अन्य दो सदस्य में स्टुअर्ट क्रिप्स और नौसेना मंत्री थे एबी अलेक्जेंडर और बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। ठीक है, अध्यक्ष के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी कार्यानंद शर्मा कहाँ के थे? कार्यानंद शर्मा मुंगेर के थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, और यदुनंदन शर्मा कहाँ के थे? गया के थे। गया जी हो गया, ये गया जी गया के थे, तो गया जी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, ध्यान में रखना है। और यमुना कारजी कहाँ के थे? तो यमुना कारजी सारण के थे। और राहुल संकीर्त्यान कहाँ के थे? तो राहुल संकीर्त्यान कहाँ के थे? तो छपरा अन्नवारी के थे। अन्नवारी कहाँ है? अन्नवारी छपरा में है। ठीक है, ये छपरा के थे। ठीक है, और सारण वही है। ठीक है, अब देखिए यदुनंदन शर्मा गया, जमुना जी करंजी सारण, राहुल संकीर्त्यान छपरा अन्नवारी और कार्यानंद शर्मा मुंगेर के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी 1906 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुरदास ने
रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी और इस मिशन ने गरीबों की मदद करने के लिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा जब जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यानी किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है तब तक हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। यानी देश में तेजी से गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के चिंतन और विचारों की अहमियता बढ़ गई और उनका सपना था कि स्वाधीन भारत में एकता, सद्भाव और सौहार्द बना रहे। जब कभी उन्हें सांप्रदायिक तनाव की कोई सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे और गांधी जी ने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यानी कौन कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज के से किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1874 में कर दिया गया था। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज 1874 ईस्वी में निलंबित कर दिया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण विख्यात है और इनका जन्म 10 नवंबर 1848 ईस्वी को बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 1871 ईस्वी में इन्हें सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण किया और बनर्जी को सिलहट वर्तमान बांग्लादेश में नियुक्त किया गया, परंतु क्रियान्वयन संबंधी अनियमितताओं के कारण इन्हें पद से हटा दिया गया और कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? कौन नहीं था? तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये क्या था? ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, ये था ही नहीं। ठीक, यानी देखिए क्या था कि ब्रिटिश शासन के काल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आदि कानूनों ने योगदान दिया था, जबकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भारत के स्वतंत्र होने के बाद अस्पृश्यता के प्रयोग एवं बढ़ावा देने और उससे संबंधित मामलों के कारण उन्नत किसी प्रकार के निर्योग्यता को दंडित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? यानी कौन सा सही है? तो सीआर दास देशबंधु के नाम से जाने जाते थे, सीआर दास को। यानी चित्तरंजन दास को सुप्रसिद्ध भारतीय नेता थे और राजनीतिज्ञ थे, वकील, कवि, पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था। इन्हें देशबंधु की संज्ञा दी गई थी और विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी ने पूछा हुआ है। तो श्यामल दास कॉलेज की स्थापना 1885 ईस्वी में भावनगर में हुआ था और महाराजा तख्त सिंह जी अपने दीवान श्यामलाल दास परमानंद दास मेहता की याद में करवाई थी और इस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1902 ईस्वी में इंग्लैंड लॉर्ड कर्जन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, यानी इन दोनों को सम्मिलित करके विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। यानी 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए उनकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की थी और आयोग के सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और इसके 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मदरलैंड का किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मजहरूल हक ने प्रकाशित किया था। ठीक है, यानी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना मजहरूल हक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो NH हार्डिकर ने की थी। यानी 1 जनवरी 1924 को NS हार्डिकर के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जमीनी संगठन था। ठीक है, संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई योजना का प्रस्ताव था, किसका था? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी बॉम्बे प्लान एक ऐसा नाम है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के युग में भारत की स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के विकास के प्रस्ताव के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, यानी बॉम्बे प्लान अर्थव्यवस्था का कैसे विकास होगा स्वतंत्रता बाद, इसके लिए ये प्रस्ताव तैयार किया गया था और 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और इस योजना के तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था और इस योजना को उद्योगपतियों द्वारा तैयार करने के कारण
उद्योगपति योजना भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो किसने किया था? तो एस एन हल्दर ने किया था। ठीक है, एस एन हल्दर ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, यानी जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में एस एन हल्दर द्वारा किया गया था। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पैट्रियाटिक का संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, यानी हिंदू पैट्रियाटिक कलकत्ता के प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था और यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था और इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से उजागर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था, कौन था? तो उपयुक्त में से सभी थे, लाला हृदयाल भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। यानी लाला हृदयाल भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों द्वारा भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था तथा भारत को आजाद करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 4 5। यानी लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, सही है, जो ए है। और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, सही है। और के मुंशी भारत सरकार के हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, गलत कौन कौन थे? हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो नहीं चला था। ठीक है, यानी हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन क्या चला था? तो ऑपरेशन, हाँ, हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे चली थी, नहीं, ऑपरेशन पोलो चली थी 13 दिसंबर 1948 से लेकर 17 सितंबर 1948 तक चली थी, 48 घंटा से ज्यादा चली थी। और कश्मीर राज्य के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15/8/1947 दिन हस्ताक्षर हुआ था, तो नहीं, इसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। यानी राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? इसी दिन कश्मीर हमारे में विलय हो गया था भारत में, यानी हस्ताक्षर कर दिए था, हमारे साथ मिल गया। तो कब किए थे? तो 1947 में किए थे, अभी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो नागपुर में है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयं सेवक संगठन है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है और यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आरएसएस के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और कब बनाए गए थे? ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या शास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज किसने की थी? तो सामा शास्त्री ने की थी। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज डॉक्टर सामा शास्त्री ने की थी और इन्हें सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था और इस पुस्तक में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, उपभाग और 6000 श्लोक थे और यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो ई.एच. कार ने कहा था। ठीक है, ई.एच. कार ने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, यह कथन ई.एच. कार ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की पहली सूती कपड़े के मिल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो काव सजी नानजी दाभर थे। ठीक है, यानी भारत में पहली सूती कपड़े के मिल का कारखाना मुंबई के पारसी कावजी नानजी दभार थे और 1854 ईस्वी में स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग का इतिहास प्रारंभ हुआ था और स्थानीय पूंजी उद्योग के यहाँ का आधार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? यह लिखा था डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। यानी मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, उपयुक्त कथन डब्ल्यू हंटर का था और पुस्तक थी द इंडियन मुसलमान में लिखा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को कर दी थी। ठीक है, यानी महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को कर दी थी और इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन का अधीन कर दिया गया और एक मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और लॉर्ड
लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त कर दी गई थी। ठीक है, अब पहला पहला वायसराय कैनिंग था। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, क्या था? तो 1926 से 1939 तक था। ठीक है, यानी ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 तक माना जाता है। और 1920 में एन एम जोशी, जोसेफ बैटिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था और उसके बाद मजदूर आंदोलन में काफी तेजी आई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने नारा दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। और फिर 1930-36 में बीच मजदूर आंदोलन में थोड़ी कमजोरी आई, लेकिन 1937 में प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से काफी सक्रिय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि बालदेव सहाय के महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया गया था? तो 1942 में दे दिया गया था। ठीक है, यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने काफी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर कार्यवाही की और बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के विरुद्ध स्वरूप बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने त्यागपत्र 1942 में दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। यानी लोकमान्य के उपनाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। और वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे और जिसने जनसाधारण के साथ निकट संबंध स्थापित किया था। इस अर्थ में उन्होंने गांधी जी का अग्रगामी माना जाता था। वे समाज सुधारक के कार्य में ब्रिटिश हस्तक्षेप के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार का। यानी अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन में बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ठीक है, शारदा मणि जी। ठीक है, आइए, अगर शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था और विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और विवेकानंद ने कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग तथा प्रेम योग नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यानी 1888 में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो जनता द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक यानी AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल में गए थे? कौन थे? जमनालाल बजाज जी थे। ठीक है, यानी सेठ जमनालाल बजाज 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी और कांग्रेस कोषाध्यक्ष के पद पर 1920 से 42 तक रहे थे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी थे और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य कार्य किया था और ग्रामीण उद्योग तथा हथकरघा वस्त्र उद्योग के विकास में भी इनकी गहन रुचि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई में, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंबई में अखिल भारतीय, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में की गई थी। ठीक है, यानी अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 में की गई थी और इसका पहला सम्मेलन 31 अक्टूबर 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी और एन एम जोशी भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, यानी निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था और अरविंद घोष एक कायस्थ कुल से थे और 1890 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए थे और 1906 से 10 तक क्रांतिकारी नेता थे रहे और उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली थी। और महात्मा गांधी गुजरात के एक वैश्य परिवार से थे। अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी किया था और वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे और उन्होंने केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे नारे भी दिए थे। और विपिन चंद्रपाल एक बंगाली कायस्थ कुल के थे जिन्होंने न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका तथा वंदे मातरम नामक दैनिक पत्र को निकाला था। उन्होंने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, सर्वोदय शब्द का, यानी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और गांधी जी के अनुसार सर्वोदय से आशय समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उदय से था और गांधी जी द्वारा सर्वोदय की संकल्पना की
रस्किन की अन टू द लास्ट नामक कृति से लिया गया था। और समाजवाद क्यों नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जबकि भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी के आत्मकथा थी, और भगवत गीता तथा मंगल प्रभात आदि गांधी जी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें थी। और विनोबा भावे गांधीवादी नेता थे, और इनके ही भूदान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, यानी 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन घोष के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ नामक संगठन का गठन किया था, और इस संघ के द्वारा उन्होंने वैधानिक आंदोलन का प्रचार किया गया था। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला गया था। और बाल गंगाधर तिलक अपने मित्र अगरकर की सहायता से मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में 2 पत्र निकाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा जारी किया था। ठीक है, 1908 में तिलक ने मांडले बर्मा जेल में गीता रहस्य तथा आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक पुस्तकें लिखी थी। और तिलक ने 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। और सीरियस ह्यूम ने दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो पटना लाए गए थे। यानी जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ला मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। और 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए और उन्हें बक्सर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? 3 और 4 यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह और राज्य हड़पने का सिद्धांत 1856 में पारित हुआ था। ठीक है, यानी धार्मिक असुविधा कानून निर्माण 1885 ईस्वी में किया गया, और यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तन करने पर भी किसी हिंदू को उनकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जाएगा। और उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। और सती प्रथा का निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में यानी नियम 17 अधिनियम के तहत पारित किया गया। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में पारित किया गया। और राज हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यायित था। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। ठीक है, यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम सदस्य बनने वाला एम.एन. राय थे, और जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेश के प्रति कम्युनल इंटरनेशनल नीति को तैयार किया था। और राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और सारे देश में समाजवादी कम्युनिस्ट के कुल कुछ दल अस्तित्व में आए। और बंबई के त्रिपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया था, और पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की थी। और मुजफ्फरपुर अहमदाबाद ने बंगाल में नवयुग निकाला था, और बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्रिका का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वेलेंटाइन सिरोल थे। ठीक है, यानी इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे, और इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता की संज्ञा दी थी। और दादाभाई नौरोजी को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एनी बेसेंट ने लिखा था न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया और हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम मिला था। तो कौन क्षेत्र था? तो बिहार था। ठीक है, बिहार में इनको सबसे अधिक सोरा और अफीम सबसे अधिक यहीं से होती थी। ठीक है, और व्यापार करने वाले यूरोपीय मुख्य रूप से थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो कब से? 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के काई लुन नामक व्यक्ति को जाता है, जिसने ईसा के प्रारंभिक वर्षों में आविष्कार किया था। और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई सबसे प्राचीन संस्कृत पुस्तक थी पंचरक्ष थी। और नेपाल में प्राप्त 1105 ईस्वी में हस्तलिपि वर्तमान में कोलकाता का आशुतोष संग्रहालय में सुरक्षित है। और भारत में विशेषकर पश्चिमी भारत में कागज निर्माण की जानकारी अरब के जरिए पहुंची थी। और ईसा की 8वीं सदी से ईरान का खुरासानी कागज भारत में पहुंचा और कई सदियों तक आयात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था? 23 मार्च 1942 को पहुंचे थे। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर हो रही स्थिति के कारण भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने
क्रिप्स प्रस्ताव को भारत भेजा था और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसकी कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो किसके लिए? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला की समस्या के कारण ये कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे मुकदमे के सिलसिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 में पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई थी? तो ये फ्रेंच क्रांति से आई थी, यानी फ्रेंच क्रांति 1789 से 1799 में फ्रांसीसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस क्रांति ने फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की थी और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है। इसकी स्थापना ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1871 में की गई थी, यानी पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1871 ईस्वी में की गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे महात्मा गांधी इस कारागार में रखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी रियासत, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहती थी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? किसने उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था, यानी प्रसिद्ध उर्दू शायर कांग्रेसी नेता हजरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में कांग्रेस में अहमदाबाद अधिवेशन की पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया था और इस पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता अजमल खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित करना है। ठीक है, यानी बरदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यरवदा जेल कहाँ है? तो यरवदा जेल महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नुआखली कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में नुआखली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1932 में ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वो आदेश क्या था? तो गैर कानूनी संघ अध्यादेश था। ठीक है, यानी 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के तहत कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन को अवैध घोषित करके भवन, कार्यालय और संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। प्रदर्शनकारियों को लाठियां और गोलियां बरसाई गई। सामूहिक जुर्माने तथा दमनात्मक कार्रवाइयों के बाद भी विदेशी सामानों का बहिष्कार एवं कर बंदी के माध्यम से आंदोलन जारी रहा और भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यानी प्रणब सत्यनारायण सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 26 जनवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, यानी 9 दिसंबर 1946 को सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का और 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामप्रीत बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी और 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे और इसका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा था और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में बंबई में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे और 31 अक्टूबर 1920 को बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ए डोंगे साम्यवादी विचारक थे जिन्हें गांधी बनाम लेनिन नामक एक पुस्तक लिखी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। ठीक है, एंड हिंदू महासभा की स्थापना 23 फरवरी 1915 को हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और आरंभिक वर्षों में इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के उन सभी प्रमुख नेताओं का संबंध था जिन्हें साधारणतः नरमपंथी संप्रदायी नेता कहा जाता था। इनके प्रमुख थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और हिंदू महासभा के प्रथम अध्यक्ष महाराजा मणिक चंद्र नंद जी थे और 1923 में इसकी बैठक बनारस में हुई थी जिसकी अध्यक्षता करने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांतों के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया गया था? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध वरिष्ठर एवं लेखक थे और बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन चलाया था उसके नेतृत्व में इन्होंने इसके परिणाम स्वरूप 1911 में हुआ था और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ था और भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है,
और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1857 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था और ये आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे और भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस वर्ष वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में हुए थे। ठीक है, यानी वीडी सावरकर 1938 में भारतीय हिंदू महासभा के कर्णावती अहमदाबाद में 19वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे और बाद में 7 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए थे और 15 अप्रैल 1938 को मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था और 13 दिसंबर 1937 को नागपुर में की एक जनसभा में उन्होंने अलग पाकिस्तान के लिए चल रहे प्रयासों को असफल करने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः याद रखें, अब झंडा लहरा गया, यह कभी नहीं झुकने चाहिए तब जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला और बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 1929 को आधी रात में रावी नदी के तट पे कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा फहराया था। उपरोक्त बातें पुनः याद जीवित रहे कहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे, किससे रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और आर्य समाज से, दोनों से संबंधित रहे थे। यानी लाला लाजपत राय भारत के महान क्रांतिकारी में गिने जाते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्म दल के प्रमुख नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधित्व थे जब इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी और इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त कर हिसार में वकालत प्रारंभ की थी और बाद में स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण वे आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए और साइमन कमीशन के भारत आगमन के विरोध में हुए लाठीचार्ज द्वारा चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष गांधी जयंती मनाया जाता है तथा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, यानी 1937 में कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार का आश्वासन दिया था और इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधारों की व्यापक रणनीति की और कांग्रेस शासित प्रदेशों में कृषकों के व्यापक हित की काश्तकारी अधिनियम पारित किया था और संयुक्त प्रांत में 1939 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा 1938 में नए काश्तकार कानून पारित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये हमारा पूरा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक हमारा पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, हिस्ट्री हमारा पूरी तरीका से खत्म हो गया। ठीक है, यानी हिस्ट्री में हम क्या क्या देख लिए हैं, ये हमारा पूरा खत्म हो गया। आइए हम देखते हैं, तो इसमें हमारा देखिए, यानी प्राचीन इतिहास हमारा पहले भी खत्म हो गया था, प्राचीन इतिहास हमारा, मध्यकालीन इतिहास भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, हमारा आज हम इतना पूरा टॉपिक देख लिए, यानी मॉडर्न इंडिया का भी हम टॉपिक देख लिए। देखिए पूरा एक लगभग हमारा मॉडर्न इंडिया का टॉपिक था 22 टॉपिक हम पूरा 22 टॉपिक मॉडर्न इंडिया का भी देख लिए। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। आप क्लास को बार बार रिवीजन कीजिए, खूब पढ़िए, दबा के पढ़िए, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए पीटी। तो आज की क्लास बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।